देश के मूल मालिक थे, असली मालिक थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कह रहा है कि 8% आदिवासी ही इस भारत के मूल मालिक है। तो हम कहते हैं ये जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन कैसे है ये हमको मालूम नहीं चलता है। और जब कोई पूछता है कि ये जमीन किसकी है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जमीन सरकार की है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं दिया जाता। आपके यहाँ पे दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? जबकि गैर आदिवासियों की संस्कृति में अभी इस कानून में आदिवासी गैर आदिवासी लड़कियों को जमीन में हिस्सा दिया जाता है। 2 तरह के कानून हुए। तो आदिवासी समुदाय में हमारे पुरखों से ये व्यवस्था चलती आ रही है कि हमारे आदिवासी लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी आदिवासी लड़कियां कल को गैर आदिवासी से शादी कर लेगी तो अपनी जमीन गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारे पुरखों ने ये व्यवस्था बनाई कि हमारी जमीन को किस लड़की को नहीं देना है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी जमीन गैर आदिवासी को भी बेच रहे हैं, अपनी जमीन सरकार को भी दे रहे हैं। तो आपको ये जमीन कहां से मिली? हम जो बोलते हैं कि ये जमीन सरकारी जमीन है, हमको जानना पड़ेगा कि ये जमीन हमारी कैसे है। हम क्या बोलते हैं कि हमको ये जमीन कहां से मिली? बाप के बाप के बाप के बाप से मिली। हर यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। अगर सरकार की जमीन यहाँ पे है तो सरकार अपने बाप का नाम बताए। तो सरकार के बाप का नाम है? नहीं है। हर 5 साल में सरकार के बाप का नाम बदल जाता है। तो कभी भी जमीन कोई बोले, सरकार अगर बोले या फिर कोई आपका कलेक्टर बोले कि ये जमीन सरकारी है, तो आपको कहना है कि गांव हमारे बाप दादाओं ने बसाया था और बाप दादा ने बसाया था। तो यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ये जो जंगल है, हमारे जो वंशज है यहाँ पे खेती करेंगे, वहां से वन का जो लकड़ी है वो तोड़ेंगे, हमारे पशु यहाँ पे चरेंगे और यहाँ पे जो तालाब है, नदी है, ये नदी तालाब से हमारे जो संतान है यहाँ पे पानी पिएंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा गांव का सीमाना बनाया। और आज की जो सरकार है वो बोलती है कि ये हमारी जमीन है। हमारे ही इसी व्यवस्था के कारण आज भी ये गांव का सीमाना पे पंचावली में भी और जो खाता खतियान होता है, आज भी वही व्यवस्था चल रही है कि जो सीमाना हमारे गांव का पुरखों ने तय किया था वही आज भी डेटा में लिखा हुआ है। तो हमारे झारखंड में भी क्या हुई, जमीन का अधिकार हमको कैसे मिला था? ठीक है, अगर कभी भी सरकार बोले कि ये जमीन सरकारी है तो उनको पूछना है कि अगर ये जमीन तो सरकारी है तो तुम्हारे बाप का नाम दिखाओ। कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बाप का नाम है ही नहीं। हर 5-5 साल में सरकार के बाप बदलता है, कभी भाजपा का बाप होता है, कभी कांग्रेस का बाप होता है, तो कोई भी एक बाप नहीं है। तो ये जमीन का अधिकार, जो खाता खतियान का अधिकार हमको कैसे मिला? जैसा कि भाई ने अभी भी बताया था कि आजादी के पहले जिस समय अंग्रेज यहाँ पे थे, उस समय पे 60% आदिवासियों के पास में जमीन थी। अपने भीलों की बात करूं तो पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या भीलों की है। तो आजादी के पहले 60% जमीन थी, अभी 3% जमीन भी नहीं है। तो ये जमीन कहाँ गई? मतलब आजादी के पहले जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय पे हम गुलाम नहीं थे, लेकिन आज हम गुलाम बन गए हैं। कैसे गुलाम बने ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये गांव के गांव में हमारे बाप दादा ने बसाया था। ये जमीन पे हमारा अधिकार, खाता खतियान में हमारा अधिकार कैसे बना? अभी यहाँ पे राजस्थान में बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि यहाँ पे आदिवासियों के पास में जमीन का पट्टा नहीं है। ये मुझे जानकारी में मिली हुई है। तो ये जमीन का पट्टा और अपना अधिकार हमको कैसे जमाना है, यहाँ पे ये इसके बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे झारखंड में जिस समय पे अंग्रेज आए और लैंड का सर्वे करने लगे, ठीक है, आदिवासियों के पास तो जमीन का दस्तावेज तो था नहीं, तो वो क्या किए, ये शीरा बावसी को उठा के ढो के 1,500 किलोमीटर दूर तक लेके गए और वहां पे अंग्रेजों को बोला कि हमारे पास जमीन का कोई कागज कार्रवाई नहीं है क्योंकि हम अनपढ़ है। हम लोग बोलते हैं ना आदिवासी शिक्षा से ही बच सकते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा उस समय पुरखे हमारे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने 60% जमीन बचा के रखी थी। और आज हम जब पढ़ लिख गए तो हमारे पास 3% जमीन है। ठीक है, तो वो जो पुरखे थे झारखंड में, उन्होंने शीरा बावसी को कंधे पर लादा और फिर ठेठ कलकत्ता तक लेके गए और अंग्रेज के सामने रख दिया, देखो यही हम
हमारा जमीन का दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि ये जो शीरा बावसी है ये हमारे बाप के बाप के बाप के बाप का शीरा बावसी है। जिस गांव को ये गांव जो है, जैसे कि ये गांव किस अटक का गांव है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मैं शादी के पहले कच्छप थी, तो कच्छप पुरखे थे, वो उस गांव को पहले बसाए हुए थे, कच्छप टाइटल के थे, कच्छप सरनेम कच्छप अटक के थे। तो किसी एक सरनेम, किसी एक अटक के व्यक्ति वहां के पुरखे होते थे, उन्होंने उस गांव को बसाया था और उसी अटक के नाम पे वहां पे जब परंपरागत पटेल होते हैं, गमेती होते हैं, वही वंशानुगत बैठते जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जो वहां पे झारखंड के हमारे पुरखे थे, वो शीरा बावसी को लेके गए और बोले, पहला जो हमारा पुरखा हुआ करता था उसका शीरा बावसी को ले जाके अंग्रेज के सामने पटके और बोले कि यही हमारे जमीन का दस्तावेज है। तब जाके अंग्रेजों ने वहां के आदिवासियों का नाम जमीन पे चढ़ाया, कागज में चढ़ाया और फिर वंशावली का निर्माण करना शुरू किए। इस प्रकार से पूरे भारत के आदिवासियों को जमीन पे अधिकार मिलना शुरू हुआ। और जिस समय पे अंग्रेज यहाँ पे आए थे, और ये जो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि रजवाड़ा था, प्रतापगढ़ भी रजवाड़ा था, तो ये रजवाड़ा था। लेकिन मेरा ये कहना है कि रजवाड़ा होते हुए भी आदिवासी स्वतंत्र थे, आदिवासी कभी गुलाम नहीं बने। ये तो मतलब कागजी बात है, बहुत सारी चीजें कागजी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आदिवासी कभी गुलाम नहीं बने, क्योंकि जो भी गुलाम बने थे उनपे अंग्रेजों के सारे अंग्रेजी कानून लागू होते थे। लेकिन आदिवासी पर आजादी के पहले कोई भी अंग्रेजी कानून लागू नहीं होते थे। जैसे ही आजादी खत्म, आजादी शुरू हुई और ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ से चले गए, वैसे ही आदिवासी गुलाम बनना शुरू हो गए। और इस प्रकार से आजादी के पहले हमारे गांव में कोई पुलिस नहीं घुसती थी, गांव के गमेती से पूछ के घुसती थी। आजादी के बाद में गांव के बिना पूछे ही वो गांव में घुस रही है और किसी को भी उठा के लेके जा रही है। आजादी के पहले यहाँ तक कि मुझे पता है कि कब तक आपके होश संभालते तक में गांव में जब पुलिस घुसती थी तो गांव के गमेती से पूछ के घुसती थी कि नहीं घुसती थी? किसी को पता है? गांव में जब पुलिस घुसती थी तो गांव के गमेती पंच पटेल से पूछ के घुसती थी या नहीं? पूछ के घुसती थी, पहले पूछ के घुसती थी। ये आजादी के बाद तक की बात है, जब तक कि पेशा कानून नहीं आया था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पेशा कानून जब तक नहीं आया था, तब तक गांव में पुलिस जो है डायरेक्ट नहीं घुसती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों का अपना देश था, अपना कानून था। ठीक है, ये ब्रिटिश की नजर में अंग्रेज जिस समय यहाँ पे शासन करते थे, उन्होंने आदिवासियों को कभी गुलाम नहीं बनाया। और मैं जितनी बातें कर रही हूँ उसका डॉक्यूमेंट है, उसका दस्तावेज है, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। तो आदिवासी उस समय पे आजाद थे। जैसे ही अंग्रेज गए तो उन्होंने बोला कि हम तो, उन्होंने जब सर्वे किया, जिस समय वो देश में शासन करने वाले थे, ऐसे शासन नहीं किए। अभी हम भारत के संविधान से शासित होते हैं, उस समय अंग्रेज के संविधान चलते थे और उसमें लेकिन आदिवासियों को विशेष अधिकार थे। क्यों? आदिवासियों पे कानून नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि जिस समय पे यहाँ पे अंग्रेज शासन करना चाह रहे थे तो हमारे आदिवासी उनको लड़के भगाया। इस कारण से जो आपका मानगढ़ पे 1507 आदिवासी मरे थे, वो ऐसे नहीं मरे थे। जो रजवाड़े थे, अंग्रेज के प्रतिनिधि थे, उनको हमारे बाप दादाओं ने 1507 आदिवासियों ने लड़ के भगाया। और जो गोविंद गिरी थे, गोविंद गुरु, वो जान रहे थे, वो चूंकि पढ़े लिखे थे, थोड़े जानकार थे, उनको पता था कि ये अंग्रेज आएंगे और आदिवासियों को गुलाम बना लेंगे, इसलिए भक्ति आंदोलन के नाम पे वो आदिवासियों को जागरूक कर रहे थे। और इस प्रकार से वो 1507 आदिवासी ने मर के हमको आजादी दिलाई। और जिस समय पे जब देश आजाद हो रहा था, उस समय पे ये बातें आई थी कि आदिवासी चाहे तो अपना भील प्रदेश ले सकते हैं, लेकिन साजिशन हमको भील प्रदेश नहीं लेने दिया गया और हमको संविधान में डाल दिया गया। लेकिन शर्त ये रही कि आदिवासियों जो भी हम कानून यहाँ पे लगाएंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जो भी हम यहाँ पे लगाएंगे, उसमें हम आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा और ग्राम व्यवस्था को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम लगाएंगे। यही कारण है कि आज भी आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा है, जो कस्टम सिस्टम है,
जो भी गांव की व्यवस्था है उसके अनुसार ही सारे कानूनों को लागू करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम अपने अधिकारों से वंचित हैं और हम कहते हैं कि ये जमीन सरकारी जमीन है, जबकि ये जमीन पे हमारे बाप दादाओं का अधिकार था। तो कभी भी अगर सरकार बोले कि ये खाली पड़ी जमीन सरकारी है तो उनसे ये जमीन का दस्तावेज मांगना है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है वो है वन विभाग का, कि वन विभाग यहाँ पे बहुत ही धांधली कर रही है। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आती है कि अगर हमारे बाप दादा जितनी जमीन हमारे नाम की थी उतनी जमीन ही ना हमको देके जाएंगे, पड़ोसी की जमीन तो देंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार वन विभाग की जमीन जो है वो आदिवासी क्षेत्र में आजादी के समय में नहीं थी और आजादी के बाद अचानक से उनके पास में कहां से आ सकती है। मतलब जितनी जमीन हमारे बाप के नाम पे थी उतनी ही जमीन हमको देके जाएंगे, पड़ोसी की जमीन तो नहीं देके जाएंगे। आजादी के पहले जो वन अधिकार अधिनियम अभी लागू है देश में, वो वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद गलत तरीके से आदिवासियों पर फॉरेस्ट का अधिकार हो गया और आज फॉरेस्ट बोलता है कि यहाँ पे जो जमीन है वो हमारी है। तो ठीक यही बात जो कल तक हम सरकार से पूछने वाले हैं कि तुम्हारी जमीन यहाँ पे है तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ, ठीक यही बात हमको फॉरेस्ट विभाग से भी पूछना है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हम जानकारी मांग सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट विभाग यहाँ पे बैठा है तो फॉरेस्ट के बाप का नाम दिखाओ, कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? एक उदाहरण बता रही हूं मैं। गुजरात में रतन महल का जंगल है, वो जंगल बहुत बड़ा है। वहां पे वन विभाग ने क्या किया, गलत तरीके से वहां पे बहुत बड़ा जंगल को अपने अधिकार क्षेत्र में लेके वहां पे रीछ अभयारण्य बिठाया, ठीक है। वहां की जो पटेल समिति है उनको हमने जानकारी दी कि ये आपके अधिकार है, ये कानून है, इसके तहत आप यहाँ पे कार्रवाई करिए। जब उनको अधिकारों की जानकारी हुई तो वन विभाग से उन्होंने पूछा कि ये जो वन विभाग आप बोल रहे हैं कि आदिवासी आपकी है और ये रीछ अभयारण्य बना रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये रीछ अभयारण्य किनके नाम पे है, वन विभाग के नाम पे है क्या? जब ये बात उन्होंने पूछा तब मालूम चलता है कि वो वन विभाग और वो रीछ अभयारण्य 114 आदिवासियों के नाम पे थी, किसी वन विभाग के नाम पे नहीं थी, 114 आदिवासी के नाम पे थी। क्यों थी? क्योंकि बाप के बाप के बाप के बाप का दस्तावेज आदिवासियों के पास है। ये जो गांव है, इस गांव में जो भी बाप के बाप के बाप के बाप का दस्तावेज है उसी का ये पूरा का पूरा गांव होता है। तो जब वहां पे वन विभाग से ये मालूम चला आदिवासियों को कि ये जो वन विभाग है वो 114 आदिवासी के नाम पे है और वो रीछ अभयारण्य के नाम पे जो वहां पे टैक्स कट रहा है, वो वहां पे टेंट सिटी बना हुआ है, वो वहां पे रेस्टोरेंट चल रहा है, वो जो भी तरह की चीजें हैं वहां की कमाई कौन लेके जाता था? वन विभाग लेके जाता था। तो जिस दिन उन आदिवासियों को मालूम चला तो वहां की कमेटी ने क्या बोला कि हम वन विभाग को हम कोर्ट में लेके जाएंगे। जब ये बात उनको मालूम चली तो वो डर गए और बोले, आदिवासियों को बोले कि ठीक है ये छोटा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे चल रहा है, छोटा सा यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट है आप इसको चलाइए। मालूम चलता है कि उस रेस्टोरेंट की एक दिन वो वहां पे जो कमेटी वो रेस्टोरेंट चलाता था तो उस रेस्टोरेंट में उसकी एक दिन की कमाई 1 लाख रुपए होती थी, मतलब महीने की 30 लाख रुपए, सिर्फ एक छोटा सा रेस्टोरेंट की वजह से। तो ये जानकारी की वजह से आदिवासियों को मालूम चला कि इस गांव के सीमाना के अंदर के जितने भी जमीन है, खनिज है, वन है, नदी है, तालाब है, वो आदिवासियों के नाम पे है। तब जाके वो अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ पाए। झारखंड में जहां पे मैं रहती थी, ठीक है, उसके आपका आधे घंटे की दूरी पे खुटी नाम का जगह है, वहां पे 10 लाख टन सोना निकला। आदिवासियों की जमीन थी, 10 लाख टन सोना निकला, ठीक है। वहां पे आदिवासियों को जब अपने संवैधानिक जानकारी की प्राप्ति हुई, हमसे हुई, तब उन्होंने क्या कहा कि हम ये 10 लाख टन सोना जिस जमीन पे है वो जमीन हम सरकार को नहीं देंगे। कायदे से यहाँ पे इस गांव में अगर सोना, लोहा, चांदी कुछ निकलता है तो हम क्या सोचते हैं, वो जमीन किसकी हो जाएगी? सरकार की हो जाएगी। खनिज कौन ले जाएगा? सरकार ले जाएगा। जो भी लोहा, सोना, चांदी तो छोड़िए, पत्थर निकलता है वो सोचते हैं हम कि ये पत्थर सरकार लेके जाएगा।
तो वहां के आदिवासियों को जब मालूम चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जमीन हम सरकार को नहीं देंगे। और 272 गांव वहां पे बैठा, 15,000 लोग थे। 15,000 गांव के बीच में कलेक्टर साहब खुद जमीन पर आए और उनको जमीन पे बिठाया गया और बोला गया कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के आपको 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका संविधान कह रहा है और ये आपका भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का सेक्शन 41-42 कहता है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई भी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। तो जब भी जमीन का अधिग्रहण होता है तो हम कहां पे जाते हैं? हम किससे लड़ने जाते हैं? हम जाते हैं नेता से लड़ने के लिए, हम जाते हैं मंत्री से लड़ने के लिए, हम जाते हैं सांसद विधायक से लड़ने के लिए। तो वो जिम्मेदार नहीं है। कोई भी जमीन को आपको अधिग्रहण करने से बचाना है तो उसके लिए 3 लोगों के पास आपको जाना है। कौन कौन? कलेक्टर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। क्यों? क्योंकि आपके राजस्थान टेनेंसी एक्ट यानी कि जो काश्तकारी अधिनियम है उसके तहत जो जमीन है बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के किसी को नहीं दी जाएगी। आपका मोदी सरकार भी आएगा, वो पहले कलेक्टर के पास में आएगा, उससे पूछेगा कि हमको यहाँ पे जमीन चाहिए। या फिर आपका जो अंडारी अंबानी है, ठीक है, उसको भी जमीन चाहिए तो वो कहाँ पे आएगा? कलेक्टर के पास में आएगा। और कलेक्टर को जमीन चाहिए तो वो किसके पास आएगा? ग्राम सभा के पास में आएगा। मतलब किसी को भी जमीन चाहिए तो वो सबसे पहले आपके ग्राम सभा के पास में आएगा। ऐसे ग्राम सभा बैठेगा, ग्राम सभा निर्णय लेगा कि ये जमीन हम सरकार को या मोदी को या अडानी को या अंबानी को देना चाहते हैं कि नहीं, और कलेक्टर को बोलेगा, तब जाके वहां पे कलेक्टर उसको जमीन को हस्तांतरित कर पाएगा। अगर ग्राम सभा मना कर दे कि हम अपनी जमीन को किसी को नहीं देना चाहते हैं तो वो जमीन किसी को नहीं दे सकेगा। अगर देगा तो कलेक्टर साहब को कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये आपका कानून संविधान कहता है। पर जानकारी के अभाव में हम अपने नेता मंत्रियों को गाली देते हैं और अपनी जान के दुश्मन बना लेते हैं। तो लड़ने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा कि हमको लड़ाई कैसे लड़नी है, अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाना है। यही अधिकार की बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के, ये केवल आपके राजस्थान टेनेंसी में नहीं है, पूरे देश भर में जितना भी आदिवासी जमीन है उस पर यह बात लागू होती है कि किसी भी आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जाएगी। ये राजस्थान टेनेंसी एक्ट हो या लैंड रेवेन्यू कोड है, पूरे देश भर में यही प्रावधान है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जाएगी और बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के नहीं दी जाएगी। और यदि वो जमीन किसी गैर आदिवासी को या कंपनी को या सरकार को दी जाती है तो फिर क्या होता है कि कलेक्टर महोदय को कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो संविधान के विरोध में काम करने के एवज में वो देशद्रोही गिने जाएंगे। तो हर जो कलेक्टर होता है वो आपके जमीन के गलत हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से वो झारखंड के जो खूंटी क्षेत्र के जो 10 लाख टन सोना था वो बच गया। एक सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, ये एक जजमेंट है RM लोढ़ा जजमेंट। मतलब आपकी जमीन पे जो लोहा सोना चांदी कुछ भी निकले उस पे आपका अधिकार होगा, गांव का अधिकार होगा। इसी प्रकार से वो 10 लाख टन सोना आज भी बचा हुआ है। पूरे विश्व भर में सबसे अमीर देश जो कहा जाता है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, ठीक है, उसके पास में मात्र 6 लाख टन सोना है। अकेले खूंटी जो है झारखंड का, उसके पास में कितना सोना है? 10 लाख टन सोना। विश्व गुरु किसको बनना चाहिए था? आदिवासियों को। अच्छा, सिंगरौली मध्य प्रदेश में 46 लाख टन सोना है गोंड आदिवासियों के पास में, झारखंड से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। अब बात आती है आपके भीलों की। आपका बांसवाड़ा के घाटोल में 11 करोड़ टन सोना है। पता है आपको किसका है? आपका है। इतना सोना है कि उसको अगर आदिवासी भील आदिवासी निकाल ले तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा। इतना पैसा है। पर कैसे निकालना है, कैसे अपने अधीन लेना है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। और आज हम कहां फंसे हुए हैं? हम शैक्षणिक आरक्षण ले रहे हैं, हम आर्थिक आरक्षण ले रहे हैं, हम सरकार का मुंह देख रहे हैं।
आप एक गांव को, अपने गांव को सशक्त कर लीजिएगा तो यहाँ पे जल, जंगल, जमीन और खनिज तक पे भी आपका अधिकार होगा। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अभी हम झारखंड के खूंटी से होके आए, तब मालूम चला कि जो 10 लाख टन सोना तो वो लोग रोक के रखे हैं, निकाल तो नहीं रहे हैं, निकालने का भी तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट ये कहता है कि अगर आपको यहाँ से, एक तो आदिवासी की जमीन पे जो खनिज है वो आदिवासी ही निकालेगा, लेकिन किसके माध्यम से? वो समिति बनाएगा, सहकारी समिति बना के अपना वो जो खनिज निकालेगा या फिर खुद के माध्यम से निकालेगा। सरकार और कलेक्टर किसी भी गैर आदिवासी को वो खनिज निकालने का अधिकार नहीं दे सकती है। तो आदिवासी, हम आदिवासी इतने अमीर हैं कि एक गांव के जो जल, जंगल, जमीन का जितना रेवेन्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है कि वहां पे सोना तो बचा ही, जमीन भी बच गया, विस्थापन रुक गया। ये जो गांव का अधिकार जानने के बाद, और साथ ही साथ में वहां पे एक फॉल है, दशम फॉल, ठीक है, झरना है। उस झरना के बाहर में जो टोल टैक्स, अभी हम आ रहे थे तो मालूम चला कि यहाँ पे हमसे गाड़ी का टोल टैक्स काटा गया, ठीक है। गुजरात के आदिवासियों को ये जो अधिकार मालूम चला, तो अभी जाके वो टोल टैक्स के में स्थानीय आदिवासियों से कोई टैक्स वसूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जमीन पे मालिकाना हक किसका है? यहाँ के क्षेत्रीय आदिवासियों का है, ठीक है। यहाँ के क्षेत्रीय आदिवासियों का मालिकाना हक है, तो मालिकाना हक होने के बाद में किराएदार जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो किराएदार से क्या, किराएदार यहाँ पर से मालिकों से मालिकाना हक वसूल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो गुजरात के आदिवासी को, जो स्थानीय आदिवासी है, उनसे टोल टैक्स, कोई टैक्स नहीं लेता है, क्योंकि उनकी जमीन पे वो टोल नाका बसा हुआ है, ठीक है। तो झारखंड में वहां पे क्या है कि जो फॉल है, उस फॉल में जो गाड़ी आती है, वहां पर से जो टोल टैक्स काटा जाता है, वो वहां के स्थानीय आदिवासी काटते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद, ठीक है। साथ ही साथ में जो वहां पे फॉल है, जो टूरिज्म के नाम पे सरकार जो अपना रेवेन्यू वसूल करती है आदिवासियों के बीच से, ये जो सरकार जो चल रही है, ये आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिज के माध्यम से सरकारें चल रही है। तो वहां पे जो फॉल है, वो फॉल से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, मतलब वहां पे जो रेस्टोरेंट है, वहां पे जो फल की दुकान है, वहां पे जो चॉकलेट की दुकान है, चाय की दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें हैं, वो हमारे स्थानीय आदिवासियों की है। और आज वो वहां पे अपना व्यापार करके कमा के खा रहे हैं। जिस दिन उनको मालूम चला कि हमारे संविधान में, हमारे 5वीं अनुसूची में हमारे गांवों को ये अधिकार प्राप्त है, उस दिन उन्होंने अपना साथ अपना विकास करना शुरू कर दिया। तो जिस दिन हमारे हर एक आदिवासियों को अपने हक अधिकार की जानकारी हो जाएगी, उस दिन हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा, मतलब आदिवासियों के विकास का जो पैसा आता है, वो भी कैसे आता है कि पहले मंत्रियों के पास में जाता है, मंत्रियों के पास में, कलेक्टर के पास में जाता है, और तब जाके गांव में आता है। वो भी डायरेक्ट नहीं, योजना के रूप में। तो वो ट्राइबल सब प्लान का पैसा डायरेक्ट गांव को मिल रहा है। कहां पे? खूंटी में। महाराष्ट्र में भी मिल रहा था, राज्यपाल खुद आके आदिवासी गांवों को वो ट्राइबल सब प्लान का विकास का पैसा दे के जाती है। अभी झारखंड के खूंटी में भी मिल रहा है यही चीज। कब मिल रहा है? जिस दिन आदिवासियों को अपने हक और अधिकारों की जानकारी हो गई, उस दिन आदिवासियों ने क्या किया कि अपने जितने भी जल, जंगल, जमीन, खनिज पे बोलना शुरू किया। किस माध्यम से? ग्राम सभा के माध्यम से। कि ग्राम सभा को उन्होंने सशक्त किया। मतलब कभी भी हमारा जो वंशानुगत पटेल जो चलता आ रहा है, कमेटी चलता आ रहा है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उसको सशक्त किया और उसके माध्यम से कोई भी जमीन का जो अधिग्रहण होता था, वो अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा बैठती थी, या फिर कोई विकास कार्य की जरूरत होती थी सारे चीजों के लिए, वो क्या करते थे कि ग्राम सभाओं के माध्यम से सारे चीजों का मतलब अपना विकास खुद से करते थे। तो जिस दिन हमको सारे बातों का संवैधानिक ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम अपना भी विकास स्वयं से कर पाएंगे। तो आप सभी से, समय का अभाव है, आप सभी से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपने हक अधिकारों को जाने और अपने जो गांव को सशक्त करें, जिससे कि हमारा भी विकास हो सके।
तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।